गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। इंश्योरेंस लॉ के लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे लाइफ इंश्योरेंस पर, जिसमें हम कंडीशंस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस एंड राइट्स ऑफ पॉलिसी होल्डर्स के बारे में बात कर रहे थे। 6 कंडीशन हम पढ़ चुके थे, तो आइए आज हम 7th कंडीशन की बात करते हैं। सेवन्थ कंडीशन है कंडीशंस रिलेटेड टू नॉमिनेशन, यानी कि नामांकन संबंधी शर्तें। ये जो वर्ड है आपका नामांकन, इससे तो आप अच्छे से परिचित भी होंगे। जनरली जैसे हम जानते हैं कि भाई ये नामांकन क्या होता है, नॉमिनेशन। जैसे बैंक अकाउंट में नॉमिनेशन करवाया जाता है ना, कि हम जैसे हमने बैंक अकाउंट में अपने मनी डिपॉजिट करी, यदि हम नहीं रहेंगे तो हमारे बाद ये पैसा किसी और को मिलेगा, तो वो कौन हुआ, वो हमारा नॉमिनी हुआ। सेम उसी तरह से पॉलिसी में भी, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में भी नामांकित यानी कि नॉमिनी बनाया जाता है। नॉमिनी को यह होता है कि भैया जब जैसे ही इंश्योर की डेथ हो जाती है, उसके बाद वो सारा पैसा किसको मिलता है, नॉमिनी को, यानी कि नामांकित को। ठीक है, तो इसी नॉमिनेशन से संबंधित क्या क्या शर्तें हैं वो देखते हैं। नामांकन द्वारा नामांकित, इट मीन्स नॉमिनी को ये अधिकार मिलता है कि वह मृतक बीमाधारी की संपत्ति के लिए कोई भी कानूनी प्रतिनिधित्व प्राप्त किए बिना बीमा पॉलिसी के धन को प्राप्त कर ले। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये दोनों वर्ड इंपॉर्टेंट है। मृतक बीमाधारी, मृतक बीमाधारी इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि जैसे ही बीमाधारी की मृत्यु हो जाएगी, उसके बाद ही नॉमिनी को पैसा मिलेगा। समझ में आई बात? उसकी डेथ के बाद ही। तो मृतक बीमाधारी की संपत्ति के लिए कोई भी कानूनी प्रतिनिधित्व प्राप्त किए बिना, यानी कि उसे किसी प्रकार की लीगल फॉर्मेलिटीज़ को फुलफिल करने की ज़रूरत नहीं है। वो कोई लीगल रिप्रेजेंटेशन दिए बिना भी उसको वो सारा का सारा धन मिल जाएगा, क्योंकि ही और शी अपॉइंटेड एज अ नॉमिनी, क्योंकि उनका अपॉइंटमेंट कैसे हुआ है, नॉमिनी के रूप में हुआ है। ठीक है, तो यहाँ ये नामांकित को फ़ायदा है, ये उसका अधिकार है कि जैसे ही बीमाधारी की डेथ हो जाती है, उसको सारी की संपत्ति बिना किसी लीगल रिप्रेजेंटेशन के, बिना किसी लीगल फॉर्मेलिटी के, उसको वो सारी की सारी संपत्ति क्या हो जाएगी, प्राप्त हो जाएगी। यानी कि जो बीमा पॉलिसी का धन है वो उसको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है ना, संपत्ति से क्या मतलब है हमारा यहाँ पर, बीमा पॉलिसी के धन से। ठीक है, तो बीमा पॉलिसी का सारा जो भी धन है पॉलिसी का, वो सारा उसको प्राप्त हो जाएगा। फिर आगे बात आती है कि बीमित चाहे तो बीमा पत्र में किसी व्यक्ति को नामांकित कर सकता है। ठीक है ना, किसी भी बीमित जैसा चाहे वैसा किसी भी व्यक्ति को वो नॉमिनी बना सकता है, जिससे उसकी मृत्यु होने पर बीमित रकम का भुगतान कर दिया जाए। इसी प्रक्रिया को नामजदगी या नामांकन कहा जाता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी व्यक्ति अपना नॉमिनी अपॉइंट कर सकता है। ठीक है, और नॉमिनी किसी को भी अपॉइंट किया जा सकता है, और ये जो नॉमिनी जिसको क्या होगा कि डेथ के बाद में वो पैसा मिल जाएगा, और ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है, नॉमिनी कहा जाता है। और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, नामांकन कहा जाता है। क्लियर? अब देखिए नामांकन के क्या लाभ होते हैं। तो यहाँ पर नामांकन के 2 लाभ दे रखे हैं आपको। फर्स्ट कि निगम को पहले से ही यह ज्ञात रहता है कि बीमित की मृत्यु होने पर वास्तविक दावेदार कौन होगा। कहने का मतलब है कि जीवन बीमा निगम को पहले ही पता चल जाता है कि जैसे ही बीमित की मृत्यु हो जाती है, हम किसको देंगे, किसको दे सारा का सारा पैसा, तो उनको पता है कि कौन दावेदार है। क्लियर? दूसरा है इसमें कि नामजद व्यक्ति यानी कि जो नॉमिनी है, उसको न्यायालय से उत्तराधिकार संबंधी प्रमाण पत्र लाने की भी ज़रूरत नहीं होती है। यानी कि उसको ये नहीं है कि उसको प्रमाण पत्र लाने की ज़रूरत होगी, कोई सर्टिफिकेट लाने की ज़रूरत नहीं है उसको उत्तराधिकार का। ठीक है ना, उसको वो नॉमिनी अपॉइंटेड है, यही काफ़ी है, कोई फॉर्मेलिटी नहीं चाहिए। ठीक है, तो दोनों लाभ समझ में आ गए आपको। फर्स्ट तो क्या था कि निगम को पहले से ही पता होता है कि भाई बीमित की मृत्यु हो जाने पर वास्तविक हकदार कौन होगा, किसको हम पॉलिसी का पैसा देंगे। क्लियर? सेकंड, जो भी नॉमिनी होता है उसको न्यायालय से किसी भी प्रकार के उत्तराधिकार संबंधी कोई भी सर्टिफिकेट लाने की ज़रूरत नहीं होती, इसकी कोई नेसेसिटी नहीं होती। क्लियर? नेक्स्ट, तो ये हुई बात। नेक्स्ट है कि नामांकन का तरीका। नामांकन का तरीका यानी कि मोड ऑफ नॉमिनेशन। इसके तहत नामांकन 2 तरीके से किया जा सकता है। देखिए, नामांकन का जो प्रोसेस है वो 2 तरीके से किया जा सकता है। पहला तो है प्रस्ताव पत्र में नॉमिनी का नाम लिखकर,
अब ये जो प्रस्ताव पत्र है ये कौन सा होता है, जब प्रस्ताव किया जाता है पहले, जब इंश्योर्ड, सबसे पहले प्रपोजल कौन करता है, मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, इंश्योर्ड मतलब बीमित जो होता है उसकी तरफ से प्रपोजल किया जाता है, तो वो अपने प्रपोजल में ही सबसे पहले क्या करता है, नॉमिनी का नाम लिख देता है कि भाई मेरा नॉमिनी ये होगा। फॉर्म भरना होता है उसको, वो भर देता है और मेरा नॉमिनी ये होगा। तो ऐसी दशा में क्या होगा, जब वो फॉर्म में नाम ही भर के दे देगा था, तो ऐसी दशा में निगम पॉलिसी तैयार करते समय उसके मूल लेख में ही, यानी कि जो मेन जो पॉलिसी होती है उसमें ही नामांकित का नाम दर्ज कर लेता है। तो यहाँ पर जो पॉलिसी होगी उसमें ही नामांकित का नाम दर्ज कर लिया जाएगा। एक तरीका तो ये है बेटा। दूसरा तरीका ये होता है कि पॉलिसी पर नॉमिनेशन के संबंध में एंडोर्समेंट करके, ऐसी दशा में बीमा पत्र के पृष्ठभाग पर क्या होता है कि पॉलिसी के पृष्ठभाग पर नामांकन संबंधी लेख लिखा जाता है। ठीक है भैया, ये जो है क्या यहाँ पर क्या होगा, पहले अलग से पृष्ठांकन किया जाता है, यहाँ पर निगम द्वारा उसका नामांकन संबंधी जो लेख है वो लिख दिया जाता है कि इस पॉलिसी का जो नॉमिनेशन है वो ये है और इसको मिलेगा, और बीमा पत्र को निगम के कार्यालय में उस नामांकन को दर्ज करने के लिए भेजा जाता है, और वो जो बीमा पत्र है यानी कि वो जो पॉलिसी है वो निगम के ऑफिस में भेजी जाती है कि आप इस नॉमिनी का नाम दर्ज कर लीजिए, इस पर्सन को एज ए नॉमिनी अपॉइंट कर लीजिए। क्लियर। इसके बाद हम अगले टॉपिक पे बात करते हैं नामांकन में परिवर्तन। अब देखिए, हो सकता है कि कोई व्यक्ति, कोई पॉलिसी होल्डर चाहे कि मैं अब अपने नॉमिनी को चेंज करना चाहता हूँ। मान लीजिए कोई ऐसी परिस्थिति अराइज हो गई, वो नॉमिनी को चेंज करना चाहता है, तो वो कर सकता है क्या? आंसर इज यस। क्या कर सकता है वो? कि बीमित को पूर्ववर्ती नामांकन रद्द करने या उसको परिवर्तित करने का भी अधिकार रहता है। तो ये किसका राइट दे रखा है? पॉलिसी होल्डर का राइट है। तो पॉलिसी होल्डर क्या कर सकता है कि उसने जो पहले व्यक्ति को अपॉइंट करा है एज ए नॉमिनी, उसको चेंज कर सकता है या उसको रद्द कर सकता है। इसके लिए बीमा पत्र पर पृष्ठांकन करना होता है। क्या करना होता है? उसे बीमा पत्र पर एंडोर्समेंट करना होता है, और निगम की पुस्तकों में ऐसे परिवर्तन को दर्ज भी करा दिया जाना चाहिए। देखिए, वो एंडोर्समेंट तो कर देता है, साथ के साथ क्या होता है कि जो निगम की जो मतलब जो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो बुक्स रखता है उससे रिलेटेड, पॉलिसी से रिलेटेड, उसमें उसको क्या करा देना चाहिए? इस बात की एंट्री भी करवा देनी चाहिए। ठीक है। यदि नामांकन रद्द करने या परिवर्तित करने की लिखित सूचना निगम को नहीं दी जाती है तो वह परिवर्तन प्रभावशाली नहीं होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जहाँ पर आपने चेंज किया है या आपने उसको रिजेक्ट कर दिया है नॉमिनेशन को, या नॉमिनेशन में किसी प्रकार का चेंजेस या अल्टरेशन किया है, तो ये सूचना निगम को देनी ही होगी। अगर आप नहीं देते हैं तो निगम उससे बाध्य नहीं होगा। ठीक है। तो वो परिवर्तन ही वो प्रभावशाली नहीं, इफेक्टिव नहीं होगा वो चेंज। ठीक है। अब देखिए, कोई भूतपूर्व नामांकन, यानी कि भूतपूर्व नामांकन मीन्स कोई पास्ट में किया गया नॉमिनेशन निम्नलिखित कारणों से रद्द या परिवर्तित हो सकता है। देखिए, 3 रीज़न हो सकते हैं, इनकी वजह से नॉमिनेशन को रिजेक्ट किया जा सकता है या उसको अल्टर्ड किया जा सकता है। फर्स्ट इज बाद में किए गए नामांकन के कारण। सिंपल सी बात है, पहले मिस्टर ए को आपने नॉमिनी अपॉइंट किया, देन आप मिस्टर बी को चाहते हैं तो बी को नॉमिनी अपॉइंट कर दिया, तो ए को रद्द कर सकते हैं आप। ठीक है। सेकंड इज बीमा पत्र का वसीयतनामा होने के कारण। पॉलिसी जो है अगर आपने उसको एज अ विल वसीयतनामा उसका लिख दिया है तो भी वो नॉमिनेशन रद्द हो जाएगा कि भाई मेरी पॉलिसी इस व्यक्ति मेरे इसमें वसीयत में चली जाएगी, तो वो जो आपने नॉमिनेशन करा है वो अपने आप रद्द हो जाता है। ठीक है ना, वो तो भी बताना पड़ेगा खैर आपको। थर्ड की बीमा अधिनियम की धारा 38 के अनुसार बीमा पत्र का हस्तांकन होने के कारण। देखिए, जो इंश्योरेंस एक्ट है उसकी सेक्शन 38 बात करता है असाइनमेंट के बारे में, यानी कि हस्तांकन के बारे में, जहाँ पर क्या होता है कि एक व्यक्ति अपने बीमा पत्र में व्याप्त जो भी अधिकार और स्वामित्व होता है वो किसी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफ़र कर देता है, तो उसे क्या कहा जाता है? हस्तांकन कहा जाता है। तो जहाँ पर इस तरह से असाइनमेंट कर दिया जाता है अपनी पॉलिसी का, वहाँ पर भी नामांकन को रद्द हो सकता है, परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, रद्द हो जाता है। इसके बारे में सूचना दे देनी चाहिए निगम को। क्लियर। फिर हम बात करते हैं इफ़ेक्ट्स ऑफ नॉमिनेशन के बारे में। नामांकन का क्या प्रभाव होता है? पॉलिसी होल्डर ने अपनी पॉलिसी में नॉमिनी अपॉइंट किया, अब उसके क्या इफ़ेक्ट्स होंगे? ठीक है। तो बीमा पत्र के नामांकन का यह प्रभाव होता है कि बीमित
की मृत्यु होने की दशा में नामांकित बीमा राशि का भुगतान कानूनी रूप से प्राप्त कर लेता है। ये तो आपको पहले भी मैंने बताया था। क्या प्रभाव होगा? जैसे ही किसी पर्सन को अपॉइंट किया जाएगा, जैसे ये मिस्टर ए है, ये मिस्टर ए ये कौन है? हमारे यहाँ पर नॉमिनी है। ये जो नॉमिनी है इनको अपॉइंट किसने करा? मिस्टर आई ने। मिस्टर आई मीन्स इंश्योर्ड। तो जैसे ही आई की डेथ हो जाती है, अब आई नहीं रहे, तो सारा का सारा पैसा, नॉमिनी कौन है? ए, तो सारी की सारी मनी किसको मिलेगी? ए को। क्लियर? अब हम बात करते हैं जैसे नामांकित की विधिक स्थिति के बारे में, यानी कि लीगल स्टेटस ऑफ नॉमिनी। तो यहाँ पर जो नॉमिनी होगा, जो मतलब किसी भी पर्सन को, जैसे नॉमिनी की बात करी अभी हमने, किसको नॉमिनी बनाया? हमने मिस्टर ए को। अब मिस्टर ए क्या बने? नॉमिनी। अब इनके क्या क्या, इनका लीगल स्टेटस क्या हो जाएगा नॉमिनी बनते ही? अब देखिए वास्तव में इनकी विधिक स्थिति क्या होगी। नामांकन से नामांकित, यानी कि नॉमिनेशन से नॉमिनी को बीमा पत्र का स्वामित्व प्राप्त नहीं होता। ध्यान रखने की बात है कि जो ये मिस्टर ए है, यानी कि नॉमिनी है, इनको किसी भी प्रकार का स्वामित्व उस पॉलिसी पर नहीं होगा। किसी भी प्रकार की ओनरशिप जो है वो इनकी नहीं होगी। क्लियर? ये नॉमिनी है, ये नॉमिनी ही रहेंगे, ओनर नहीं बन जाएंगे उस पॉलिसी के। क्लियर? सेकंड इज, नामांकन से नामांकित को बीमा पत्र पर ऋण प्राप्त करने का अधिकार नहीं होता। अगर मान लीजिए ये मिस्टर ए जो हमारे नॉमिनी हैं, ये चाहते हैं कि यार क्यों ना मैं पॉलिसी से किसी प्रकार का ऋण प्राप्त कर लूँ, भाई नॉमिनी तो मैं हूँ ही, तो क्या ये ऐसा कर सकते हैं? आंसर इज़ नो, ये ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि नामांकित को यानी कि नॉमिनी को ऋण प्राप्त करने का अधिकार नहीं होता है पॉलिसी पर। ठीक है? अब देखिए, नामांकन करने के बाद भी बीमित चाहे तो पुनः नामांकन अथवा एक के बाद एक नए व्यक्ति के पक्ष में नामांकन कर सकता है। तो देखिए, नामांकन के बाद भी अगर व्यक्ति चाहता है, जैसे हमने देखा ना कि नामांकन करने के बाद भी बीमित चाहे तो पुनः नामांकन कर सकता है। ये इंश्योर्ड का राइट है कि दोबारा से वो नामांकन कर सकता है। ठीक है ना? या फिर एक के बाद एक नया नामांकन कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं आती है उसमें। ठीक है? फिर हम बात करते हैं, नामांकित को बीमा पत्र के समर्पण का अधिकार कभी नहीं मिलता। ठीक है? देखिए, नामांकित यानी कि हमारा जो नॉमिनी है, जो मिस्टर ए की हम बात कर रहे हैं, ये हमारे नॉमिनी है, इनको कभी भी पॉलिसी के सरेंडर का अधिकार नहीं है। ठीक है? कभी भी ऐसा नहीं है कि पॉलिसी को सरेंडर कर दे। आपने पढ़ा था, मैंने आपको पढ़ाया था समर्पण के बारे में, जब आप चाहें तब आप उसको छोड़ सकते हैं, उसका पेमेंट करना। हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में सरेंडर वैल्यू के बारे में भी। तो यहाँ पर इसको कोई अधिकार नहीं बनता, नॉमिनी को कोई राइट नहीं है इसके संबंध में। ठीक है? ये किसका राइट है बेटा? ये किसका राइट है? केवल और केवल इंश्योर्ड का। क्लियर? नेक्स्ट, की नामांकन करने के बाद भी बीमित बीमा पत्र पर ऋण प्राप्त कर सकता है। ये ध्यान रखिएगा कि आफ्टर नॉमिनेशन भी जो है वो इंश्योर्ड पर्सन ऋण प्राप्त कर सकता है अथवा बीमा पत्र का समर्पण कर सकता है। क्लियर हो गई बात? ये राइट्स किसको है? ये राइट है केवल और केवल इंश्योर्ड को। केवल और केवल इंश्योर्ड को राइट है कि वो ऋण प्राप्त कर सकता है अपनी पॉलिसी पर, वो बीमा पत्र का सरेंडर भी कर सकता है, उसकी सरेंडर वैल्यू भी प्राप्त कर सकता है। सरेंडर वैल्यू के बारे में हमने लास्ट क्लास में बात करी थी। क्लियर? फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम, नामांकन में परिवर्तन के लिए विद्यमान या पूर्व नामांकित की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। देखिए, किसी भी प्रकार के चेंजेस के लिए अगर मान लीजिए नॉमिनी जो है, आपका नॉमिनी जो है, किसी प्रकार का कोई चेंज करना चाहता है नॉमिनेशन में, तो वो कर सकता है। ही और शी इज़ फ्री, वो फ्री है, उस पर किसी का कोई दबाव नहीं है, वो अपनी इच्छा से चेंज कर सकता है। उसे पूर्व नामांकित की, यानी कि जो पहले जो नॉमिनी था उसकी अनुमति की ज़रूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए पहले नॉमिनी थे हमारे मिस्टर ए, लेकिन अब इनको नॉमिनी नहीं रखना, अब किसको रखना है? हमें मिस्टर वाई को रखना है। तो मिस्टर वाई को रखा जा सकता है विदाउट द कंसेंट ऑफ मिस्टर ए, इनकी कंसेंट की ज़रूरत नहीं है। क्लियर हो गई बात? अब बात करते हैं कि बीमा पत्र की परिपक्वता के बारे में। तो बीमा पत्र की जो मैच्योरिटी होती है, यानी कि परिपक्वता का मतलब हुआ यहाँ पर डेट ऑफ मैच्योरिटी। क्या होता है यहाँ पर? डेट ऑफ मैच्योरिटी। ठीक है? तो यहाँ पर बीमा पत्र की जो पॉलिसी की जो मैच्योरिटी है, इसकी तिथि पर बीमित के जीवित होने पर, यानी कि जैसे ही पॉलिसी मैच्योर होती है उस दिन अगर इंश्योर्ड
का जीवित है, जो इंश्योर्ड पर्सन है वो जीवित है, तो नामांकन व्यर्थ हो जाता है। ध्यान रखिए कि जैसे ही पॉलिसी मैच्योर हो जाती है, मैच्योरिटी, जैसे ही पॉलिसी मैच्योर हो जाती है, परिपक्व हो जाती है, उस दिन अगर बीमित जीवित है तो वहाँ पर क्या होगा, नामांकन व्यर्थ हो जाएगा। क्यों हो जाएगा मुझे ये बताओ। ये इसलिए हो जाएगा क्योंकि नॉमिनेशन का कोई मतलब ही नहीं है। अब तो वही पॉलिसी होल्डर जब जीवित है तो सारा पैसा किसको मिलेगा, पॉलिसी होल्डर को ही मिलेगा, इंश्योर्ड को ही मिलेगा। क्लियर। तथा बीमा की राशि बीमित ही प्राप्त कर सकता है। क्लियर हो गई ना, यही मैंने आपको बताया कि कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्या, जैसे ही वो जीवित है तो उसी को मिलेगी, जो बीमित है उसी को उसकी राशि मिलेगी। नॉमिनी कुछ भी कहे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि शर्त ही ये है, कंडीशन ही ये है कि बीमा पत्र की परिपक्वता मैच्योरिटी की डेट पर अगर इंश्योर्ड जीवित है तो नामांकन व्यर्थ ही हो जाएगा और बीमा की जो सारी राशि है वो बीमित को ही प्राप्त होगी। क्लियर हो गई बात। फिर बात आती है आगे डेथ ऑफ नॉमिनी की। नामांकित की अगर मृत्यु हो जाती है तो वहाँ पर क्या क्या प्रभाव होंगे, उसके क्या क्या इफ़ेक्ट्स होंगे वो देखते हैं हम। फर्स्ट ऑफ ऑल कि नामांकन प्रभावहीन हो जाएगा, सीधी सी बात है, ये पर्सनल है, ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि नॉमिनी के उत्तराधिकारी को कोई लाभ इससे मिलने वाला, कोई लाभ नहीं मिलेगा उसके हायर्स को, ये पर्सनली है। तो नामांकन क्या हो जाएगा, बिल्कुल इफेक्टलेस हो जाएगा, कोई इसका प्रभाव नहीं होगा। फिर बात करते हैं हम, बीमित व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को नामांकित नियुक्त कर सकेगा। भाई पहला वाले की तो डेथ हो गई, तो अब क्या करेगा कि जो बीमित है, जो इंश्योर्ड है, उसके पास ये राइट है कि वो किसी अदर पर्सन को नॉमिनी अपॉइंट कर सकता है। थर्ड बात चल होती है कि यदि नामांकित की मृत्यु बीमित की मृत्यु के बाद, ध्यान दीजिए कि अगर नॉमिनी की जो डेथ है वो पॉलिसी होल्डर की डेथ के बाद किंतु बीमा राशि प्राप्त करने से पहले ही हो जाती है तो भी नामांकन प्रभावहीन हो जाता है। ठीक है ना, भले ही उसकी डेथ तो कब हुई है, पॉलिसी होल्डर के बाद हुई है, लेकिन बीमा राशि प्राप्त करने से पहले ही हो गई है। ध्यान रखिए कि बीमा राशि प्राप्त करने से पहले ही हो गई है तो भी नामांकन क्या हो जाएगा, प्रभावहीन हो जाएगा, इफेक्टलेस हो जाएगा। तथा बीमित के उत्तराधिकारी बीमा राशि प्राप्त कर सकेंगे। नॉमिनी तभी भी दावा, कोई नॉमिनी के कोई सक्सेसर से हायर से दावा नहीं कर सकते हैं। राशि तो कौन प्राप्त करेगा, बीमित के इंश्योर्ड पर्सन जो है उसके उत्तराधिकारी ही प्राप्त कर सकेंगे। नामांकित यानी कि नॉमिनी के उत्तराधिकारियों को बीमा राशि प्राप्त करने का अधिकार कभी नहीं मिलता है। ये मैंने आपको भी बताया भी था कि नामांकित के उत्तराधिकारियों को बीमा राशि प्राप्त करने का कोई अधिकार कभी नहीं होता। क्लियर हो गई बात। अब इसमें कुछ खास बातें थी जो मैं आपको और ध्यान में लाना चाहती हूँ। फर्स्ट तो ये कि जब नामांकित अवयस्क हो और उसकी अवयस्कता के दौरान ही बीमित की मृत्यु हो जाए। देखिए जब हम बात कर रहे हैं कि जहाँ पर नॉमिनी हमारा कैसा है, माइनर है, कैसा है, माइनर है, ठीक है ना। तो जहाँ पर वो माइनर है और उसकी अवयस्कता के दौरान ही मान लीजिए इस इंश्योर्ड की यानी कि पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है, तो अब पैसा किसको मिलेगा, जाहिर सी बात है नॉमिनी को मिलेगा। तो नॉमिनी तो कैसा है, हमारा अवयस्क है, माइनर है, तो इसलिए पैसा वो किसके थ्रू ले सकता है, अपॉइंटी के माध्यम से लेगा। यानी कि किसी निर्धारित व्यक्ति, ऐसा अवयस्क नॉमिनी किसी निर्धारित व्यक्ति यानी कि अपॉइंटी के माध्यम से ही बीमा राशि प्राप्त कर सकता है। एक बार दोबारा देख लीजिए इसको कि जब नॉमिनी माइनर है और उसकी माइनरिटी के दौरान ही पॉलिसी होल्डर की डेथ हो गई तो ऐसा माइनर नॉमिनी क्या करेगा, किसी निर्धारित व्यक्ति दैट मीन्स अपॉइंटी के माध्यम से ही बीमा राशि प्राप्त कर सकता है। क्लियर, नो डाउट, ओके। नेक्स्ट बात करता है कि यदि बीमा पॉलिसी का नामांकन एक से अधिक व्यक्तियों के पक्ष में किया जाता है, मान लीजिए कि पॉलिसी होल्डर ने मोर देन 1 नॉमिनीज अपॉइंट करती है, ठीक है, तो बीमित की मृत्यु पर सभी नॉमिनी सामूहिक रूप से बीमा राशि प्राप्त करने के अधिकारी होंगे। यानी कि उन सभी को वो मिलेगी, अमाउंट जो है आपस में उनका बढ़ जाएगा। ठीक, क्लियर हो गई बात। तो ये थी हमारी जो कंडीशंस आज की क्लास में जो बताई हमने, कंडीशंस रिलेटेड टू नॉमिनेशन। ठीक है, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।